आज सुनिए युवा एवं प्रतिभाशाली लेखक शहादत खान जी की लिखी हुई कहानी अल्लाह बेटियां न दे। शहादत खान ने बहुत कम उम्र में हिंदी कथा जगत में अपना एक स्थान बना लिया है। उनका पहला कहानी संग्रह कर्फ्यू की रात प्रतिष्ठित राजकमल प्रकाशन समूह ने प्रकाशित की है। उनकी कहानियाँ ऑनलाइन पत्रिकाओं में तथा हिंदी साहित्य की विभिन्न साइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आज सुनिए उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पूत पड़ोसी और धी पराई, ये अम्मी का सिद्ध वाक्य था। इसे वो तब से बोलती आ रही थीं जब से हम छहों भाई बहन ने लंबाई में बढ़ना, नई चीज़ों को सीखना और घटनाओं को अपनी स्मृतियों में संजोना शुरू किया था। उनकी नज़रों में पूत यानी हम दोनों भाई पड़ोसी थे और धी यानी उनकी बाकी चारों बेटियां पराई। पराई भी ऐसे कि जिनके लिए बेमियाद खर्च करना पड़ता है, लाखों रुपयों का दहेज देना पड़ता है और कर्ज में डूब मरना होता है। इसलिए अम्मी को बहनें कभी पसंद नहीं आईं। वे हमेशा उनको देखकर कुढ़ती रहतीं, उनकी मौजूदगी से चिढ़तीं। इसीलिए उन्होंने उन्हें कभी स्कूल भी नहीं भेजा। वे सारा दिन घर के कामों में लगी रहतीं। शादी से पहले पूरे घर की जिम्मेदारी बड़ी बाजी कुलसुम के ऊपर थी। फिर उनकी शादी के बाद उन जिम्मेदारियों को दोनों छोटी बहनों ने संभाल लिया। पढ़ाई के नाम पर उन दोनों ने बस पड़ोस की एक औरत से कुरान पढ़ा था, जिसे वे दिन की शुरुआत होने से पहले फजर यानी सुबह की नमाज के बाद हर रोज़ पढ़ती थी। फिर दिन का काम शुरू होता जो रात के 10-11 बजे तक चलता रहता, तो भी अम्मी को सुकून न मिलता। वो जब तब उन्हें झिड़कती रहती, कोसती रहती, गालियाँ बकती और कहती कि अगर वे ना होती तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान और सुकून भरी होती। उन्हीं की वजह से ही उन्हें परेशानियों के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। उनकी इस तरह की बुदबुदाहट पर अब्बू जी कभी कभी उन्हें झिड़कते हुए कहते, तुम उन्हें इस तरह क्यों कोसती रहती हो? वे हमारे बच्चे हैं, किसी जानवर के नहीं। कोई अपना नहीं होता है, सब मतलबी हैं। अम्मी हाथ नचाते हुए कहती, एक बार इनकी शादी हो जाने तो फिर देखना कोई तुम्हारे पास आकर भी नहीं फटकेगा। ये पूत जिन्हें तुम इतना पढ़ा लिखा रहे हो ना, ये बीवियों के गुलाम हो जाएंगे, ऐसे जैसे तुम्हें जानते ही ना हो, एकदम पड़ोसी। और ये धीकड़ियाँ जिन्हें तुमने सिर पे चढ़ा रखा है, ये लाख चाहकर भी तो अपनी नहीं हो सकती। एक बार शादी हुई कि बस फिर ये और इनके मियाँ माँ बाप जाएं जहन्नुम में। और ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, जब इनकी शादी करोगे ना तब पता चलेगा लोग किस कदर मुँह खोलते हैं, कैसी कैसी चीज़ों की लिस्ट थमाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि आपकी बेटी ही बरतेगी। अरे बरतेगी तो बरतेगी, इसका क्या मतलब, हमारी खाल उतार लोगे? लेकिन नहीं, देना है तो देना है। फिर गाली देते हुए बोली, इन सूरियों की बदौलत, इन कजड़ियों की वजह से, इन्हीं की वजह से कर्जे में डूबना पड़ता है, इन्हीं की वजह से पेट काट काट कर जोड़ना पड़ता है। अम्मी इसी तरह की और सी बहुत सी बातें कहती जाती। अब्बू जी खामोश से उनकी बातों को सुनते रहते और बहनें वे इस तरह सिर झुकाए अपने कामों में लगी रहती मानो उन्हें कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। हालांकि इस तरह की बातें घर में कभी कभी ही होती थीं, लेकिन बड़ी बहन की शादी के बाद जब अम्मी रिश्तेदारियों की शादियों में शामिल होने जाती और वहाँ दिए या लिए गए दहेज को देखती तो उनकी आंखें चौधी आती जाती, उन्हें चक्कर आने लगते और वो खुद से ही बुदबुदाती हुई कहती, लोग आजकल कितना ज़्यादा दहेज देने लगे हैं, इस तरह तो हम जैसे लोगों को अपने घर ही बेचने पड़ जाएंगे। फिर वो अपनी सगी, खलेरी, ममेरी और रिश्ते में लगने वाली दूसरी बहनों की बातें सुनती, जो आपस में एक जगह बैठी हुई जवान होते एक दूसरे के बेटे बेटियों के रिश्तों और शादियों के बारे में बातें करती रहती। उनमें से जब कोई किसी दूसरे से कहती, सरवरी तू अपनी बेटियों की शादी कब कर रही है, उनकी तो उम्र भी हो गई है, क्या रिश्ते नहीं मिल रहे? मिल तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहे। जहाँ समझ आते हैं वहाँ दहेज का मसला अड़ जाता है। समझ नहीं आता कि लोगों की फरमाइश को कैसे पूरा करूं। फरमाइश? कैसी फरमाइश? वरीसा को देख, कैसे उसने जवान होते ही झट अपनी बेटी की शादी कर दी, और लड़का भी ऐसा अच्छा कि बस पूछो मत। उसकी तो तुम बात ही मत करो, उसकी जैसी शादी तो ला मैं आज कर दूं। दिया क्या है उसने? न बाइक, न फ्रिज, न वॉशिंग मशीन, न टीवी और न ही दूसरी चीज़ें, बस 4 कुर्सी और 1 पलंग, 4 जोड़ी कपड़े और 2 चीज़ें सोने की। बाकी क्या? कुछ नहीं। और क्या करता है उसका दामाद? छोटी सी परचून की दुकान,
ऐसे लोगों से तो शादी ना करो तो ही अच्छा। अच्छी शादी करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है जो उसके बस का नहीं। अम्मी अपनी बहनों की इस तरह की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर जल भुन जाती। वो वहाँ तो कुछ नहीं कहती, लेकिन घर आकर बड़ा बखेड़ा करती, बहनों को कोसती, गालियाँ बकती और नफरत भरी आंखों से घूरती रहती। शाम को जब अबूजी काम से लौटते तो वो उनके साथ भी झगड़ती, उन्हें अपनी बहनों की कही बातें सुनाती और कहती, तुम्हारी ही वजह से झाड़ मेरे गले बंधे हैं, तुम्हें ही बेटों की चाह थी, अल्लाह ने बेटा तो दिया नहीं पर ये कंजड़ियाँ हमारे गले बांध दी। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम इनकी शादी कैसे करते हो। जितना तुम कमाते हो इतने में तो घर भी नहीं चलता। वो तो बस मुझे ही पता है कि मैं कैसे मर खप के इस घर की गाड़ी खींच रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती तो कब का छोड़कर भाग गई होती, एक दिन भी न टिकती। अब्बूजी अम्मी की किसी बात का कोई जवाब ना देते, बस चुपचाप उनकी बातों को सिर झुकाए सुनते रहते। वो भी जानते थे कि आज के इस महंगाई के दौर में जितनी उनकी तनख्वाह है उससे 8 सदस्यों के परिवार का खर्च चलना आसान काम नहीं है। उस पर रिश्तेदारों का आना जाना, ईद त्यौहार, एक शादीशुदा बेटी और 3 बहनों का खर्च अलग से। अब्बूजी जब अम्मी की बातों का जवाब न देते तो वो इसे उनका मौन समर्थन समझती और अगले दिन ही अब्बूजी के फैक्ट्री जाते ही बुर्का पहनकर अपने मायके चली जाती। वहाँ उनके घर के सामने मस्जिद वाली गली के आखिर में अरशद सैयद का घर था। वो पिछले 15 सालों से सऊदी अरब में रह रहा था। वहाँ रहते हुए उसने अपनी 5 बहनों की शादी बड़े धूमधाम से की थी और घर भी बड़ा आलीशान बना लिया था। इसके साथ ही उसने 2 कारें और 3 अलग घर खरीद भी लिए थे। इसके अलावा उसने अब तक अपने गांव के बहुत से लड़कों को सऊदी अरब भिजवाया था। अम्मी को उनकी भाभियों और भतीजियों ने कहा था कि यदि वो भी फूफा जी को सऊदी अरब भेज दें तो वो भी उनकी बेटियों की शादी सैयद की तरह धूमधाम से कर सकती हैं। साथ ही अपने पुराने और खस्ता हाल घर को भी दोबारा बनवा सकती हैं। इसलिए अम्मी पिछले 3 सालों से, जब अरशद पिछली बार अपनी बेटी की शादी करके वापस गया था, तब से उसके घर के चक्कर लगा रही थी। वो वहाँ उसकी गोरी चिट्टी और हर वक्त सोने से लदी रहने वाली बीबी से मिलने जाती, जो साफ़ सुथरे पत्थर लगे घर में मल्लिका की तरह चलती फिरती। उसके पास हर हफ्ते अरशद का फ़ोन आता था। अम्मी चाहती थी कि वो अपने शौहर से बात करके अब्बू जी के लिए भी एक वीज़ा मंगा दे। शुरुआत में तो वो अम्मी के साथ ऐसी टाल मटोल करती रही, उन्हें बताती रही कि सऊदी का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है और ये कि वहाँ का वीज़ा बहुत महंगा होता है और बहुत मुश्किल से मिलता है। साथ ही वहाँ काम का भी कुछ भरोसा नहीं। आपको यहाँ से जिस काम के लिए तय करके ले जाया जाए, ज़रूरी नहीं कि वहाँ वही काम मिले। हो सकता है कि रेगिस्तान में ऊँट चराने पड़े, किसी होटल में साफ़ सफाई करनी पड़ी या फिर अस्पतालों में पोछा लगाने पड़ जाएं। पर ये सबके साथ नहीं होता। अगर किस्मत अच्छी हो तो काम भी अच्छा मिल जाता है, साथ में रहन सहन और खाना भी मुफ्त। लेकिन चाहे जो हो, वहाँ छोटे छोटे कामों का भी बहुत पैसा मिलता है, वो भी इतना कि बाप कमाए और बेटों को ज़रूरत न पड़े कमाने की। वहाँ से आकर अम्मी जब अब्बू जी को सऊदी अरब जाकर काम करने और ज़्यादा तनख्वाह के बारे में बताती तो अब्बू जी उन्हें झिड़क देते। अरे हाँ, दिमाग ख़राब हो रहा तेरा? कौन अपने घर और बच्चों को छोड़कर इतनी दूर जाकर पड़ेगा? जैसे भी हैं यहीं अच्छे हैं। अपने घर से बेहतर कुछ नहीं होता, चाहे वहाँ रहने के लिए सोने के महल ही क्यों ना मिलें। वैसे यहाँ भी झोपड़ी में ही पड़े हैं। अम्मी मुंह फुलाकर गुस्सा होते हुए कहती, वहाँ जाओगे तो कुछ पैसे जुड़ जाएंगे, ढंग से इनके हाथ पीले हो जाएंगे, ये घर भी बन जाएगा। कल को बेटे पढ़ लिख जाएंगे तो इनकी नौकरी के लिए भी तो कुछ देना दिलाना पड़ेगा ही, या नहीं? जितना आप यहाँ कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्च हो जाता है, एक पैसा भी नहीं जुड़ता। जुड़ने की छोड़ो, अब तक कुलसूम की शादी के लिए कर्ज की किश्त तक नहीं गई। मुझे तो रातों को भी नींद नहीं आती, सारी सारी रात सिर में पुट पुट होती रहती है। तुम वहाँ चले जाओगे तो हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे। अरे खामखा पागल नहीं बना करते, अब्बू जी अम्मी को समझाते हुए कहते। वहाँ जाकर ना जीते का पता चलता है ना मर्दों का। यहाँ जैसे भी हैं अपने बच्चों में तो हैं। दिन गुजरने के बाद शाम को घर आते हैं, फिर यहाँ सब चीज़ें अपने सामने हैं। रही बात कर्ज की तो वो भी उतर ही जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो इनके हाथ भी पीले हो जाएंगे। थोड़ा सब्र कर अल्लाह की बंदी, तुझे तो हर बात में हड़बड़ी मची रहती है। बस जिस काम को एक बार सोच लिया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे करना ही है। ज़रा सोच तो सही, अगर मैं वहाँ एक बार चला गया तो फिर 2-4 साल से पहले नहीं आ सकूँगा।
लेकिन अम्मी अब्बू जी की एक ना सुनती। उन्होंने उनसे ऊपर होकर अरशद से एक दो बार फ़ोन पर बात करके उसकी बीवी के साथ आज़ाद वीज़े का सौदा तय कर लिया, पूरे 1,10,000 रुपये में। आज़ाद वीज़े का फ़ायदा ये है कि वहाँ आपको मर्ज़ी के मुताबिक काम करने की आज़ादी होती है। इसके साथ ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी बचतों में से उसे रुपए देने भी शुरू कर दिए और तय वादे के मुताबिक आधी रकम दे दी थी। आधी वीज़ा लगने और डॉक्टर होने के बाद दी जानी थी। अरशद उस बार जब लौटा तो वादे के मुताबिक अब्बू जी के लिए वीज़ा लेकर आया था और अम्मी ने भी शादी में अपनी माँ से मिले जेवर बेचकर उसे आधी रकम अदा कर दी थी। अब्बू जी सऊदी चले गए और हम दोनों भाई, 3 बहनें और अम्मी अकेले रह गए। सऊदी अरब में अब्बू जी के शुरुआती दिन बहुत बुरे गुजरे। वहाँ जाते ही उनके कफ़ील अर्थात इंचार्ज ने उनका पासपोर्ट और बाकी कागजात अपने पास रख लिए और उन्हें काम करने के लिए दूसरे शहर में भेज दिया। वो वहाँ अपनी मर्जी से काम तो कर सकते थे, लेकिन बिना किसी दस्तावेज के इस तरह काम करना गैर कानूनी था, जो खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने वहाँ जाने के बाद 3 महीने तक घर कोई पैसा नहीं भेजा। इधर बिना किसी आय के घर चलाना अम्मी के लिए बड़ा दुश्वार साबित हो रहा था। ऊपर से आए दिन कर्ज वालों का तकादा। पिछले साल खरीदा अनाज भी ख़त्म हो गया था। नई फसल खेतों से कटकर बाज़ारों में आ चुकी थी। भूख से बचने और साल भर खाने के लिए अनाज खरीदना ज़रूरी था, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आ जाती। ऐसे वक्त में अम्मी ने अपना दिमाग दौड़ाया और अपने चचेरे भाई से 5,000 रुपया उधार मांग लिए। उनमें से उन्होंने 3,000 का अनाज खरीदा और बचे रुपए कर्ज के सूद में दे दिए। 4 महीने बाद अब्बू जी ने पहला खत भेजा, साथ में कुछ रुपए भी। इस दरमियान हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। चिट्ठी में उन्होंने शुरुआत में हमें, मोहल्ले वालों को और बाकी तमाम रिश्तेदारों को मैं नाम से सलाम लिखा था और फिर बाद में अपने वहाँ के शुरुआती दिनों की मुसीबतों, जिनमें बिना कागजात के काम करने के जुर्म में 15 दिन जेल में बिताना भी शामिल था, के बारे में लिखा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है, अब वो एक मेडिकल फैक्ट्री में काम करते हैं और मज़े में हैं। चिट्ठी के आखिर में उन्होंने अम्मी के लिए बहुत अच्छे शेर लिखे थे और उनको याद करने के बारे में भी लिखा था। शेरों को सुनकर अम्मी खामोश और उदास हो गई थीं, लेकिन वो रोई नहीं थीं। इसके बाद अब्बू जी हर महीने लगातार रुपए भेजने लगे, पर अम्मी उनमें से एक भी खर्च नहीं करती। जितने आते सभी को वहीं से वहीं बैंक में जमा करा देती। घर चलाने के उन्होंने कई तरीके ईजाद कर लिए थे, साथ ही एक नया काम भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने रिश्तेदारियों और उनमें होने वाली शादियों में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, जो खर्चे बढ़ने की एक बड़ी वजह थी। इससे रिश्तेदारों ने भी हमारे यहाँ आना कम कर दिया। दूसरा, उन्होंने हम सब भाई बहनों के साल में एक बार यानी ईद को छोड़कर बाकी सभी अवसरों पर नए कपड़े बनवाने बंद कर दिए। रसोई से गैस हटाई और सारा खाना पकाना चूल्हे पर पकने लगा। 400 रुपये के गैस सिलेंडर को 600 रुपये में बेच देती। चूल्हे के ईंधन के लिए वो शहर में बढ़ती आबाद की रिहाइश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल कटाई के बाद जब आम, अमरूद, नीम, शीशम के बागों को काटा जाता तो मोहल्ले की दूसरी औरतों की तरह हम भी सब भाई बहनों को लेकर वहाँ पहुँच जाती और वहाँ से हमें पेड़ों के झंगाओं की लकड़ियाँ बांध बांध कर उठवाती। जंगल की कटाई साल में सिर्फ हफ्ता या 10 दिन ही चलती, पर उन हफ्ता 10 दिनों में इतना झंगाव हो जाता कि हमारी पूरी छत छोटी लकड़ियों और पत्तों से भर जाती। उनमें से भी अम्मी मोटी मोटी लकड़ियाँ छांट कर अलग कर लेती और बाद में उन्हें किसी टाल पर बेच देती। इसके साथ ही उन्होंने शहर से बाहर फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों के लिए टिफ़िन बनाकर भेजने का काम भी शुरू कर दिया, 30 रुपये प्रति टिफ़िन। शुरू में वो 10 टिफ़िन भेजती थी, बाद में जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 50 तक चली गई। हालांकि घर के बाकी कामों के साथ हर रोज़ 50 टिफ़िन खाना बनाना और पैक करके भेजना एक थका देने वाला काम था, तो भी अम्मी ने कभी रसोई में कदम नहीं रखा। दोनों बहनें ही सारा दिन रसोई में घुसी रहतीं। जब वो काम ख़त्म होता तो फिर घर के दूसरे कामों, मसलन कपड़े धोने, झाड़ू पोछा करना, घर वालों के लिए खाना पकाना, कपड़ों पर इस्त्री करना और न जाने क्या क्या। इस पर भी यदि कोई काम आगे पीछे हो जाता या फिर सब्जी में नमक तेज़ या मिर्च ज़्यादा हो जाती या कोई काम समय पर ना होता तो अम्मी उन्हें मरने मारने के लिए चढ़ जाती। गुस्से से पागल, कोसती, काटती और गालियाँ बकती हुई कहती, सूरियों, तुम पैदा होते ही क्यों ना मर गई? क्या मेरा ही घर मिला था तुम्हें पैदा होने के लिए?
पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख लिया था जब तुम पैदा हुई। इससे तो बेहतर था तुम होती ही ना। तुम्हारी ही वजह से तुम्हारा बाप वहाँ इतनी दूर पड़ा है और यहाँ मैं दिन रात खटती रहती हूँ, तरह तरह के काम करती हूँ, जंगलों में फिरती हूँ, लोगों के लिए खाना पकाती हूँ, और तुम्हारे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। इससे तो बेहतर था तुम होते ही मर जाती। अम्मी उन्हें बद्दुआएं देती जाती और बहनें सिर झुकाए सुनती रहती और काम करती जाती। वे यहीं नहीं रुकती। जब कभी मोहल्ले की औरतें उनके पास आ बैठती तो वे उनके नंगे कान, नाक और चूड़ियों से खाली हाथ देखती तो हैरत जताते हुए पूछती, हाय वरीसा, ये क्या? ना नाक में कुछ, ना कानों में, हाथ भी तेरे बिल्कुल खाली। ऐसी क्या वारी गरीबी? वैसे भी तेरा तो शौहर सऊदी गया हुआ है, फिर भी इतनी कंजूसी। कम से कम हाथ में 2 चूड़ी तो डाल ही सकती है। अम्मी अफसोस करती हुई कहती, बस क्या बताऊं, ना तो यह गरीबी और ना कंजूसी, या तो धियों की मार है। जिसके घर में धी है वो अमीर भी गरीब और खर्च करने वाला भी कंजूस। और हमारे 1-2 तो नहीं हैं, पूरी 4 हैं। एक की कर दी है, अब 2 की बारी है। उनसे निपटेंगे, फिर चौथी की बारी आ जाएगी। मेरी तो सारी ज़िंदगी इनके चक्कर में ही बीत जाएगी। अल्लाह बेटियां ना दे तो ही अच्छा, इनसे सिवा दुख और बोझ के कुछ नहीं मिलता। इसी तरह घर चलता रहा जब तक कि अब्बूजी लौट नहीं आए, पूरे 3 सालों तक। और फिर वो लौट आए, हंसी खुशी, तंदुरुस्त और खूबसूरत। अब्बूजी के आते ही अम्मी ने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि उन्होंने उनके पीछे जितने भी बाहरी काम करने शुरू किए थे सब बंद कर दिए। फिर नए सिरे से घर को दोबारा बनाया गया। उसके बाद बहनों की शादी की गई, वो भी बड़े धूमधाम से। दहेज भी इतना दिया कि शायद ही उससे पहले अम्मी की रिश्तेदारी में किसी ने दिया हो। सब कुछ दिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पैरों वाली सिलाई मशीन, डबल बेड, सोफ़ा सेट, 3 अलमारी, 6 संदूक, अनाज रखने की टंकी, इन्वर्टर, बैटरा, दूल्हे की पसंद की बाइक, 12-12 तोला सोना, आधी किलो चांदी और साथ ही 1-1 लाख रुपए नकद। दामाद भी दोनों बहुत अच्छे मिले, पहले वाले से भी सुंदर और खूबसूरत। जिसने भी देखे हर किसी ने तारीफ़ की। महीने भर तक घर में शादी जैसा माहौल रहा। उस दौरान घर के कामों के लिए अम्मी ने अपनी भतीजी को बुलवा लिया था। उसके जाने के बाद छोटी बहन ने घर संभाल लिया। बीच बीच में दोनों बहनें भी बारी बारी से आती जाती रहीं और घर पहले की तरह ही चलता रहा। रमज़ान से पहले ईद के लिए जब कुलसुम अपने घर की साफ़ सफाई कर रही थी तो उन्हें बिजली ने करंट मार लिया। वो भी इतना भयानक कि उनकी जीभ कट गई और वो बिस्तर पर पड़ गईं। उन्होंने फ़ोन पर अम्मी से खुशामद की कि वो छोटी बहन को उनके पास घर के कामों के लिए भेज दें ताकि घर में जो काम फैला हुआ है उसे समेटा जा सके। ईद के बाद वो उसे वापस भेज देंगी। उन दिनों दोनों बड़ी बहनें अपने ससुराल से आई हुई थीं, इसलिए अम्मी ने छोटी बहन को बड़ी बाजी के घर भेज दिया। लेकिन उसके जाने के हफ्ते भर बाद ही छोटे वाला 3रे नंबर का दामाद बहन को लेने आ गया। अम्मी ने उसे भी भेज दिया और अब सिर्फ कहकशा बाजी जो 2रे नंबर की बहन है घर में रह गई। रमज़ान चल रहा था। हमेशा की तरह इस बारी मोहल्ले में खूब रौनक थी। हालांकि दिन उदास उदास होते, लेकिन शाम होते होते जब सड़कें और गलियां गुलजार हो जाती, बहन सुबह 3 बजे ही उठ जाती। सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती और फिर सहरी बनाती। उसके बाद जब सहरी का वक्त ख़त्म होने में 20-25 मिनट रहती तब वो हम सबको उठाती। हम उठते, सहरी खाते, नमाज़ पढ़ने जाते और फिर आकर सो जाते, जबकि बहन अकेली घर की साफ़ सफाई में लग जाती या कुरान पढ़ने बैठ जाती। आधा रमज़ान बीत गया और तभी भाई साहब मतलब बहनोई जी उसे लेने आ गए। हालांकि जब उन्होंने फ़ोन करके आने के लिए पूछा था तो अम्मी ने उनसे कहा था कि वो रेशमा मतलब छोटी बहन के आने तक उसे छोड़ दें। उसने हामी भी भर दी थी, लेकिन फिर भी वो आ गया। वो दोपहर में आया था और इफ्तार करते ही बाजी को लेकर चला गया। उनके जाने के बाद हम काफ़ी देर तक उनके बारे में बात करते रहे और फिर तरावीह की नमाज, जो रमज़ान में पढ़ी जाने वाली एक ख़ास नमाज होती है, पढ़कर सो गए। अगली सुबह 3 बजे अम्मी सहरी बनाने के लिए उठीं। उठकर वो बैठ गईं। उन्होंने चारपाई से नीचे पैर लटकाए और रसोई की तरफ देखने लगीं। पिछले 10 सालों में वो एक बार भी रसोई में नहीं गई थीं और अब उन्हें वहाँ जाकर सहरी के लिए खाना बनाना था। अचानक उनकी आंखें भर आईं और वो सुबक सुबक कर रोने लगीं, खुद से ही कहती हुई, हाय मेरी बच्चियाँ, मुझे कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया, सब कुछ खुद ही करती रहीं। मेरी बेटियाँ, अल्लाह ऐसी बच्चियाँ सबको दे। मेरी बच्चियाँ, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे और लंबी उम्र दे।
बाहर बरामदे में बैठी अम्मी जब मलाल कर कर के अपनी बिना किसी कर्ज या बोझ के पराई हो गई धीकड़ियों को याद करके रो रही थीं, तब हम दोनों भाई यानी उनके पड़ोसी पूत मज़े से अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। अभी जो कहानी आपने सुनी उसे लिखा था शहादत खान ने और आवाज़ दी थी मैंने यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया।